गुड इवनिंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर 4 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन है वो एक तत्व है और एक अधातु है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है और इसका जो प्रतीक है या जिससे डिनोट करते हैं वो सी से है और इसका परमाणु क्रमांक है वो 6 है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से अपन को क्या है, 1 से लेकर 20 तक आवर्त सारणी में याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक तक, क्योंकि वो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अपन ये लर्न करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। 3 ये हो गए, 18, 19, 20। तो जो हाइड्रोजन होता है वो एक अधातु है। अधातु तो आपको पता है क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता, वो एक अधातु। जिसमें चमक नहीं होती वो एक अधातु होती है। तो ऐसे अब अकेरिय गैस पढ़ते हैं, जिसे अपन नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। और जो अकेरिय खोज गैस है, इनकी खोज रैमजे ने की थी। अकेरिय जो गैसें हैं उनकी जो खोज है वो रैमजे ने की थी। अकेरिय क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो के एल्कोस होता है, इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है, इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब अकेरिय होती हैं। जैसे कि हीलियम और आर्गन। जो इन्वायरमेंट में कौन सी ऐसी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो आर्गन पाई जाती है। और कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो इन्वायरमेंट में नहीं पाई जाती वातावरण में, तो वो है रेडोन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह कौन सी अकेरिय गैस है जो इन्वायरमेंट में नहीं पाई जाती, तो वो रेडोन जो कि नहीं पाई जाती। अब मैंने कल परसों क्षारीय धातु बताई थी। क्षारीय धातु ली नाक, जो कि चाकू से भी काटी जा सकती थी, वो है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये क्षारीय धातु हैं। अब हैलोजन क्या है, यहाँ पे अपनी जो आवर्त सारणी है, थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लेते हैं। आवर्त सारणी, जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसकी को तो मेंडलीफ ने बनाया था, और उस टाइम टोटल 64 तत्व थे। कितने थे? 64 तत्व थे। और अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको मोजले ने बनाया, जिसमें टोटल 118 तत्व हैं। कितने हैं? टोटल 118 तत्व हैं। और जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बनाई थी। के आधार पे बनाई थी भाई? किसके आधार पे बनाई थी? परमाणु द्रव्यमान। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी वो किसके आधार पे बनाई थी, तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बनाई थी। और जो मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से बनाई थी। किसके? परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के हिसाब से। और अभी जो आवर्त है उसमें 18 ग्रुप है, मतलब समूह है, और 7 पीरियड है, मतलब वर्ग है। मतलब अपन जब आवर्त सारणी देखते हैं तो ऐसी जो लाइनें होती हैं ऊर्ध्वाधर, वो क्या है? वो ग्रुप होते हैं। तो ऐसी कितनी टोटल लाइन है? ऐसी 18 लाइन है। और ऐसी जो लाइन होती हैं 36, उनको कहते हैं पीरियड या वर्ग, जो कि कितने हैं? 7 हैं। तो जो हेलोजन ग्रुप है वो कौन से में आती है? हेलोजन वो 17 नंबर के ग्रुप में आता है। कितने में आता है? 17 नंबर के। ये रहा, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, तो ये सभी क्या है? ये हेलोजन समूह में आती हैं। अकेरिय गैस कौन से ग्रुप में आती है? 18वें ग्रुप में आती है, या जिसे शून्य ग्रुप भी कहते हैं। ये बार भी बहुत बार पूछा गया है कि जो अकेरिय गैस है वो कौन से ग्रुप में आती है, तो 18वें ग्रुप में आती है, और जिसे शून्य ग्रुप भी कहते हैं। संक्रमण धातु कौन सी हैं? जैसे कि ये वाले हैं, ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, ये क्या है? संक्रमण धातुएं हैं। टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में पढ़ते हैं कि जो तत्व और जो यौगिक होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तत्व एंड यौगिक। अब जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? एक ही टाइप के परमाणु से मिलके बने होते हैं। जैसे कि जो हाइड्रोजन है, जैसे वो H2, तो एक ही टाइप के परमाणु से मिलके बना है। जैसे कि O2, ये भी एक ही। तो ये क्या है? ये तत्व हैं। और जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, H2O, तो ये क्या है? ये यौगिक है। तो ऐसे ही इसमें 2 प्रकार के परमाणु हो जाते हैं। और ये मिक्सचर दे रखा है, एक तो होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस, जिसमें एक ही तरह की स्टेट होती है।
तो वो कौन सा हो जाता है, होमोजीनस। और एक इसमें अलग अलग टाइप की स्टेट होती है, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड को जब मिक्स किया जाता है तो दो टाइप की स्टेट हो गई, सॉलिड और लिक्विड, तो वो कौन सा हो जाएगा, हेट्रोजीनस। और जब दो लिक्विड को ही मिक्स किया जाता है तो वो क्या जाता है, होमोजीनस मिक्सचर हो जाता है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये है ये मॉलिक्यूल है, तो ये है मॉलिक्यूल का सेंटर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन ये पाया जाएगा, कहा जाए जो परमाणु होता है उसके केंद्रक में कौन कौन होता है, उसके केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इन पे चार्ज की बात कर लेते हैं। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और ये ब्लू ब्लू है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके केंद्र के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस पे कौन सा जो आयन आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया जो सेंटर में होते हैं उसकी। अब जो परमाणु होता है उसका जो आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और ये जो न्यूक्लियस है या जो केंद्रक है उसका जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये दोनों भी बहुत बार पूछे गए हैं कि जो परमाणु का आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, और जो ये न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, इसका होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी खोज किसने की थी और कितना आवेश होता है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम होता है। ये फिक्स वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम। और आवेश की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, गुलाम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, सेम ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, शून्य होता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान। एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे, तो जो न्यूट्रॉन है उसकी कितनी होती है, 1.648 इंटू 10⁻27 kg। और जो प्रोटॉन होता है उसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो इनके आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। फिर इनकी खोज किसने की, जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और ये तो पता ही चल गया आपको, जो केंद्रक है उसमें कौन, नाभिक में कौन रहता है, तो उसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन। इससे ये टेबल भी आपकी कंप्लीट हो गई। इस टेबल से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खोजकर्ताओं के नाम पूछ लेते हैं, आवेश पूछ लेते हैं, द्रव्यमान पूछ लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे कि ये फ्लोरीन है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 9 है। तो ये कैसे हुआ, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 9, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 9। अब बात करते हैं कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको अपन जड़ से डिनोट करते हैं दोनों के, और उसी को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ये फ्लोरीन है तो उसमें 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, और इन दोनों को मिला के इसका 19 क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया। और जितने प्रोटॉन है उतना हो गया परमाणु क्रमांक। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ऐसे ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना। इसके बाद पढ़ते हैं कि आपने सुना होगा समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो ये क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो वो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होती है तो उन्हें वो क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। परमाणु क्रमांक तो सेम हो और परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो अलग होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, जो नीचे लिखा जाता है ना ये वाला, तो ये क्या लिखा जाता है, जैसे कि H है, यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे लिखा जाएगा वो परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या लिखी जाएगी, और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जैसे जड़ के इक्वल लिखते हैं अपन, कैपिटल जड़। तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि परमाणु क्रमांक कहाँ आएगा और परमाणु द्रव्यमान कहाँ लिखा जाता है। अब जो समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण समान होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं, ये आइसोटोप्स होते हैं, उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण समान होते हैं। अब ये किसके समस्थानिक दे रखे हैं, ये हाइड्रोजन के दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक तो एक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान चेंज हो रहा है, 1 2 3। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, इसमें प्रोटॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, पहले
में एक न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे में न्यूट्रॉन 1 और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो इस तरीके से इसको है ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये तीनों ही किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। ऐसे ही कार्बन के होते हैं। कार्बन के दे रखे हैं सी, मतलब ऐसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो ऊपर क्या हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे नीचे तो 6 ही रहेगा, ऊपर यहाँ पे 6 ही रहेगा, फिर 13, 6 यहाँ 14। तो ये तीनों ही किसके समस्थानिक हैं? तो ये कार्बन के समस्थानिक है। फिर समभारिक क्या होते हैं? तो समभारिक वो होंगे जिनमें परमाणु द्रव्यमान संख्या तो समान होगी, परमाणु द्रव्यमान संख्या तो समान होगी, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे अपन पढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आर्गन है और पोटेशियम है और कैल्शियम है, ठीक है। तो ये कितने पे आता है परमाणु क्रमांक? ये 18 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 20 पे आता है। तो परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे की साइड। अब इनका परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, तो ये 40, ये 40 और ये 40, मतलब तीनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है? समान है। और यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या होता है? चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? ये समभारिक हैं, आइसोबार्स हैं, मतलब इनके परमाणु क्रमांक तो अलग है और परमाणु द्रव्यमान है वो सेम है। तो आपको ये एग्जाम्पल मिल गया। और जो समभारिक होते हैं उनके भौतिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब एक आपने सुना होगा सम न्यूट्रॉनी। तो इसका मतलब हो जाएगा जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनी कहलाते हैं। ये हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि जो कार्बन है वो अर्थ में कितने परसेंट है और इन्वायरमेंट में कितने परसेंट है। तो कार्बन जो अर्थ में वो है, जैसे कि जो भूमि अपनी पृथ्वी है, इसकी जो भूपर पट्टी है, जो ऊपर की परत होती है, इसमें जो कार्बन है वो 0.02% होता है। जैसे कि जो खनिज मिनरल्स होते हैं या जो पेट्रोल कोयला, इनकी फॉर्म में जो कार्बन होती है वो 0.02% है। और इन्वायरमेंट में किसके फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है? 0.03%। ऐसे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो 78% है और ऑक्सीजन है वो 21% है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो इन्वायरमेंट में जो कौन सी नोबल गैस नहीं है तो वो रेडोन नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है गैसेस के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। जो परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दो परमाणु क्या करते हैं? अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक फोर्स लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि इसमें वो दे रखा है NaCl। तो जो बॉन्ड है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आयनिक बंध होता है और एक होता है सहसंयोजक बंध। क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध। जो आयनिक बंध होता है वो क्या होता है? आयन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से बनता है। किसके? इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने से जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। जैसे कि किसके बीच में बनता है? NaCl के बीच में बनता है। जब सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इस पे, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पे क्या आ जाता है? धनायन। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पे क्या आ जाता है? ऋणायन। तो जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। तो जब अपन अष्टक फील करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे कि ये है तो यहाँ पे अपन ये कोष होते हैं, KLMN कोष होते हैं, KLMN कोष होते हैं। तो इनको फील करते हैं। तो इनको फील कौन से? तो ये जैसे कि ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है 2n²। क्या? 2n²। तो अब हम इसके निकालेंगे तो जो k की जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, l की हो जाएगी 2, m की हो जाएगी 3, n की हो जाएगी 4। ऐसे ही वैल्यू रख के इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो k वाले में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, l वाले में क्या आ जाएंगे? 8, m वाले में 18 और 32। तो ऐसे ही अपन अब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में कितने होते हैं? सोडियम में का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 11 होता है। तो अब इनमें क्या किया? इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में भर दिए? K में भर दिए, ठीक है। फिर L में कितने भर दिए? 8। तो कितने हो गए? 10। तो ये तो यहाँ पे पूर्ण हो गया। फिर इन्होंने क्या भर दिया? एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो क्या करे? तो एक इलेक्ट्रॉन M में भर दिया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या है? अगर इनका ये स्थायी हो जाएंगे, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन होता है तो क्लोरीन की जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है? 17 होता है। तो उसका क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो K में भर देगा और L में 8, M में कितने भरेगा? तो कितने बच गए?
18 होने चाहिए इसमें, तो बट इसमें बचे कितने हैं 17। तो इसको 18 को फिल करने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, सोडियम से ले लेगा। तो सोडियम तो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये अपने जो कोष हैं उनको फिल करने के लिए। जैसे कि ये रहा के कोस एल एम एन कोस। के कोस होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 और एम में 18 और एन में 32। और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 2n²। एन की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, एल के लिए तो 1 और फिर के लिए तो 1 और एल के लिए 2 हो जाएगी और एम के लिए 3 और एन के लिए 4। जो एनर्जी लेवल है उसके हिसाब से इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए इस क्या बन गए, आयनिक बंध बन गए हैं। अब बात करते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, उनके जो गलनांक और जो क्वथनांक होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपको ये याद रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है उनके जो क्वथनांक और जो गलनांक होता है वो हाई होता है। और ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि इसमें आयन होंगे तो आयन की वजह से यहाँ इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो इसलिए क्या है, विद्युत के चालक होते हैं। और इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है आयनिक यौगिकों में, ये बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही अपन क्या पढ़ते हैं, सहसंयोजी बंध पढ़ते हैं, जो कि कार्बन के जो यौगिक पढ़ेंगे उनमें सहसंयोजी बॉन्ड पाएगा। तो अब ये सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं कि जब परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके संयोग करते हैं तब उस बंध को सहसंयोजी बंध करते हैं। मतलब यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक, तो एक एक परमाणु की साझेदारी हुई, यहाँ से 2 परमाणु की, यहाँ से 2 परमाणु की, मतलब बराबर परमाणुओं की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। और इन बंधों से बनने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे कि जो हाइड्रोजन होता है उसके पास एक होता है इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या चाहिए, अपना जो एल के कोष है उसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एक और चाहिए, तो एक दूसरे हाइड्रोजन से ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है ऐसे, और ये इससे ये, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, तो ये सहसंयोजी बॉन्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है 2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने हाइड्रोजन का बता दिया, ऐसे मैं ऑक्सीजन का बताती हूँ। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है 8, तो इसमें से 2 तो के में आ गए और एल में कितने आए 6 ही आए। तो 6 कैसे लिखेंगे, 2 2 4 और 2 6, तो मतलब इसको कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 2 और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए एक और ऑक्सीजन के साथ है सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो उसमें भी 6 ही होंगे। तो इससे क्या करेगा, इन 2 की साझेदारी करेगा। तो इसमें कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और ये 2 8 हो गए। तो ऐसे इसमें भी कितने हो गए, 8 हो गए, 2 2 4 2 6 तो इससे क्या होता है, ये कंप्लीट हो गया। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ऐसे ही अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 7 होता है। तो 2 तो के कोष में चले गए और एल कोष में कितने जाएंगे, 5 चले जाएंगे। तो 5 कैसे होंगे, 2 2 4, तो इसको कितने चाहिए 5, तो 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 3 और चाहिए इसको, तो 3 की साझेदारी करेगा ये। तो कैसे, तो ये नाइट्रोजन है, तो ये है 1 2 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, तो इन 3 की साझेदारी कर लेगा। तो ये 3 3 6 7 8 हो गए और इसके भी पास 8 हो गए। तो ऐसे नाइट्रोजन में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं मेथेन। सुना होगा आपने, CH4 को मेथेन कहते हैं। जो CNG गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें जो मुख्य घटक होती है वो मेथेन होती है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि CNG गैस होती है उसमें मुख्य घटक क्या होती है, तो मेथेन होती है CH4। अब इसमें कार्बन, जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। अपन पढ़ते हैं अब परमाणु क्रमांक। जैसे के कोष में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए परमाणु क्रमांक 6 से, और एल कोष में कितने हो गए, 4। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना भी टफ होता है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना भी टफ होता है। इसलिए इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, इसमें सहसंयोजक बंध बनता है। तो उसको पढ़ने के लिए जैसे कि CH4 पढ़ते हैं, और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो भी कितनी होती है, 4। अब पढ़ते हैं कि जो कार्बन है इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4। तो ये किसके साथ साझेदारी करता है, तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के को कितना चाहिए, 1, और इसको भी
4 चाहिए तो एक एक हाइड्रोजन से लेगा, तो इससे भी क्या हो गया, हाइड्रोजन स्थायी हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन स्थायी हो गया और यहाँ पे भी, तो इसलिए क्या हो गया, CH4 बन गया। इन्होंने हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड। आगे पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एल्कोस KLMN कोस, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ये मेथेन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के स्थायी हो रहा है। अब बात करते हैं अपन कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनका जो गलनांक और जो क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है। आयनिक यौगिक होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, और जो इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो भी उनके कंपैरिजन में कम होता है, बट जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, बट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अब जब हम MCQs करेंगे वहाँ पे आएंगे। जो सहसंयोजी यौगिक हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें तो आयन तो बन ही नहीं पाते, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो तो आयनों की वजह से होती है, तो इसलिए क्या हो गए, विद्युत के कुचालक हो गए। अब पढ़ते हैं श्रृंखलन क्या होता है। कार्बन में इतनी क्षमता है कि वो एक सीरीज बना सकती है, मतलब एक कार्बन फिर 2 फिर 3 ऐसे, मतलब आपस में जुड़ के ऐसे 15-17 तक ये जुड़ जाते हैं। तो इनमें इसमें क्या प्रकृति होती है, श्रृंखलन की प्रकृति होती है, मतलब सीरीज बना सकते हैं, कोई भी शाखा बना सकते हैं, जैसे कि इस टाइप से सीरीज बना सकती हैं, जैसे कि बेंजीन में होती हैं, ऐसे वलय बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो श्रृंखलन कैसे कर सकती है। और उनके मध्य बॉन्ड कौन से बनेंगे, एकल बॉन्ड, द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ये इस तरह के यौगिक बनाती हैं। जो कार्बन होती है उसकी संयोजकता मैंने बता दी आपको 4 है, तो उस संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इनके साथ रिएक्शन करती है कार्बन और नए यौगिक बनाती है। आगे पढ़ते हैं कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं इसका मतलब है कि कार्बन अगर जो सीरीज बनाएगा वो किससे बनाएगी, ओनली सिंगल बॉन्ड से बनाएगी, एकल बंध से बनाती है, तब वो क्या बन जाएंगी, संतृप्त कार्बनिक यौगिक बनेंगे। और असंतृप्त कब हो जाएंगे, अगर वो यौगिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बन रहे हैं तो वो कौन से यौगिक हो जाएंगे, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। जैसे कि ये क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्किन, डबल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्काइन। और इनके जो फॉर्मूले हैं ये वाले CnH2n+2, ये बहुत बार भी पूछे जाते हैं। जो एल्किन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे +2 आएगा, और एल्किन में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और जो एल्किन होगा उसका फॉर्मूला होगा CnH2n, ये एल्किन का होगा। एल्केन का क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू रख लो, मान लो आपने 2 रख ली, n की वैल्यू 2 रखी, एल्केन में बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, C2 और H2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और +2 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। और ऐसे एल्किन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपन ने n की वैल्यू क्या रखी है, 2 रखी है, तो क्या हो जाएगा, C2 और H2n2, +2 हट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H4। तो ये किसका हो गया, एल्किन का हो गया। अब एल्काइन का पढ़ते हैं, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, C2H2, तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और संतृप्त में एक ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये एल्केन है, तो इसमें C2H6 होंगे इसका फॉर्मूला, तो ये हो रहा 6 हाइड्रोजन है, आप काउंट करके देख लो। और अब अपन डबल बॉन्ड पढ़ते हैं, ये एल्किन है तो इसमें C2H4 होंगे, तो ये ऐसे ही। और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो गई 4, और हाइड्रोजन, कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो ये क्या हो गया, एल्काइन, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या होते हैं और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ये बहुत बार भी पूछा जाता है, तो इसकी ये फॉर्मूला है। तो आपको कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है 4, तो ये रही कार्बन की संयोजकता। ये जैसे कि पहला मैं कार्बन लेके दिखाती हूँ, जैसे कि ये ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये कंप्लीट हो गई 4। ऐसे ही सबकी काउंट करके देख लो, सबकी जो संयोजकता है वो कंप्लीट है। अभी अभी मैंने बताया कि जो एकल बॉन्ड होता है उसको एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है उसको एल्किन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन कहते हैं।
अब ये दे रखा है कि अभी तो अपने कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक दे, अगर जो हाइड्रोजन हो उसको प्रतिस्थापित कर दे, मतलब उसकी जगह क्लोरीन ले ले और ब्रोमीन ले ले, तो उसको बोलेंगे क्लोरो और ब्रोमो बोलेंगे। अगर अगर OH लग जाएगा तो वो अल्कोहल बनेगा, और ये वाला बॉन्ड लग जाए कि C डबल बॉन्ड O और H, तो वो है एल्डिहाइड, ये कीटोन, और ये कार्बोलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये आपको याद करने हैं, ध्यान से आप ये फॉर्मूले कहीं भी लिख सकते हो अपने नोट्स में, तो ये बहुत बार पूछे जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि ये इनका नाम, तो जैसे कि जो एक कार्बन होता है उसको मैथ, फिर दो होते हैं तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन और डेक। तो ये आपको 10 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए, 10 तक नहीं तो 5 तक तो आपको कंफर्म ही याद होनी चाहिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। इस तरह से इनका नाम जब कैसे करते हैं तो वो पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो अगर यहाँ पे हेलोजन आ जाता है, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाता है, तो क्या इसको बोलेंगे, जो क्लोरीन और जो ब्रोमीन है वो शुरू में लगेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, और जो 3 कार्बन होते हैं उसको प्रोप बोलते हैं, तो प्रो, और यहाँ पे एन है तो प्रोपेन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो क्या बन जाता, क्लोरोप्रोपीन बन जाता, ईन लग जाता। और अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो बन जाता क्लोरोप्रोपाइन, ठीक है, आइन लग जाता पीछे। इसके बाद में अगर हेलो एल्कोहल होता है तो वहां पे पीछे की साइड क्या लग जाता, नोन लग जाता, ठीक है, जैसे कि ओल लग जाता। और एल्डिहाइड होता तो एल लग जाता, और कीटोन होता तो नोन लग जाता, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता तो 9 लग जाता। ऐसे ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे कि यहाँ पे अब क्लोरो तो वो तो आगे लग गया, और नोल क्या है वो पीछे लगेगा, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोल, प्रोपेनोल, OH लग गया। और अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये होता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, इसको प्रोपोनेल बोलेंगे। और अगर कीटोन, कीटोन ये होता है C, और ये वाला ग्रुप ये लग रखा देखो बीच में, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसमें ये डबल बॉन्ड हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे ये क्या बन गया, प्रोपाइन हो गया। तो इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं, IUPAC नेम। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करो। थैंक यू।